हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल। और अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सब मैं आपको इस पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। नोट्स आपको मेरे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। दोज हु हैवंट गॉट इट येट, आप मेरे ऐप में चले जाओ, अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। उस ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी मैं इस नोट्स में डाला हूं ये आप डायरेक्टली करके भी जा सकते हो। आप इसके बाद अपना बुक भी पढ़ोगे तो आपको बुक में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस नोट्स, ठीक है। आइए हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्टेज शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना और थोड़ा लाइक वाइक कर देना, ठीक है वीडियो को। आइए, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कॉमर्स कॉमर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कॉमर्स क्या क्या हिंड्रेंसेस से हमें बचाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब कॉमर्स के जो है दो पार्ट्स होते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कॉमर्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड और एक होता है एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब हेल्प, ठीक है, एड्स का मतलब होता है हेल्प। तो कुछ होते हैं ट्रेड और कुछ होते हैं जो ट्रेड में हेल्प करेंगे। हेल्प या एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इनके बारे में रहेगा। पहले हम लोग ट्रेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो कॉमर्स पहले हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में। कॉमर्स हेल्प्स यू टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर्स, ये कॉमर्स का रोल था। तो अभी कैसे लाएगा? ट्रेड के थ्रू लाएगा। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग को बोलते हैं। जब आप किसी चीज को खरीद बिक्री कर रहे होते हैं तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। दैट्स कॉल्ड अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। बाइंग एंड सेलिंग का एक वर्ड है ट्रेड, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड हमारे देश में या दुनिया में कितने तरीके के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है होम ट्रेड। होम ट्रेड को आप डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हो। डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। इसका और भी नाम है, देखो, इनलैंड ट्रेड मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इनलैंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड, ये सब एक ही चीज को अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो होम ट्रेड उसे कहते हैं जब गुड्स विद इन द कंट्री बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है। जब गुड्स की विद इन द कंट्री बाइंग सेलिंग हो रही है, ये इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से गुड्स बाहर नहीं जाएगा तो उसे हम होम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेड में टेक प्लेस विद इन द सेम सिटी, एक ही शहर में हो सकता है। आपका शहर है मान लो कोलकाता, तो विद इन कोलकाता हो सकता है, या फिर डिफरेंट सिटी भी हो सकता है, कोलकाता से दिल्ली भी जा सकता है गुड्स, बट इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। दैट्स कॉल्ड होम ट्रेड। अब होम ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं। होम ट्रेड जो होते हैं, होम ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या टू टाइप्स है? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ये ट्रेड करते होंगे, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल क्या करता है? होलसेलर बाई करता है गुड्स, ये खरीदता है किससे? प्रोड्यूसर से या एजेंट से। मार्केट में कुछ एजेंट्स होते हैं जो गुड्स बिकवाने का काम करते हैं। तो आइदर आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हो या किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हो, ठीक है। रिटेलर जो करता है, रिटेलर भी बाई करता है, बट वो किससे बाई करता है? वो करता है होलसेलर से, ठीक है। तो मैं आपको, अगर आपको नहीं पता तो एक बार बता देता हूं। सबसे पहला चेन में आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? ये गुड्स का मैन्युफैक्चरर है। मान लो टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो टेलीविजन मैन्युफैक्चरर, उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। फिर आइदर प्रोड्यूसर या फिर इसका एजेंट, आइदर प्रोड्यूसर या फिर इसका मार्केटिंग एजेंट, ये लोग गुड्स बेचते हैं होलसेलर को, ठीक है। फिर गुड्स जाती है होलसेलर के पास, ठीक है, होलसेलर, ठीक है। इस पर्सन को हम लोग कहते हैं होलसेलर। तो ये जो खरीदता है ना, ये गुड्स को बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। कहीं तो लिखा भी होगा, यस, यहाँ पे गुड्स को ये बल्क में खरीदता है। बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। तो मान लो इसने 10,000 टेलीविजन सेट एक बार में खरीद लिया, ये हो गया लार्ज क्वांटिटी। इसने 10,000 टेलीविजन सेट खरीद लिया। अब ये जो होलसेलर है ये मल्टीपल रिटेलर्स को सेल करेगा। रिटेलर वन, रिटेलर टू, रिटेलर थ्री, और सबको स्मॉलर क्वांटिटी में सेल करेगा। 10,000 तो इसने खुद खरीदा था, इसने बाई किया था 10,000, बट ये जब बेचेगा तो सबको थोड़ा थोड़ा बेचेगा। लेट्स से 2,500 इसको बेचेगा, 2,500 इसको बेचेगा, 5,000 इसको बेचेगा। तो स्मॉलर क्वांटिटी में ये फिर रिटेलर्स को बेचता है। तो इंडिया में जो बाइंग सेलिंग होती है वो दो लेवल पे होती है। पहले ये बाई करेगा होलसेलर। होलसेलर किससे बाई करेगा? अपने ऊपर वाले से, प्रोड्यूसर से खरीदेगा या उसके एजेंट से खरीदेगा, और फिर ये बेचेगा फर्दर रिटेलर्स को। तो इसने बाई किया ऊपर वाले से और इसने सेल किया नीचे वालों को, इसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। बाई करता है लार्जर क्वांटिटी में, सेल करता है स्मॉलर क्वांटिटी में। देन आता है सेकंड लेवल, और वो होता है रिटेलर्स का। रिटेलर्स किससे बाई करते हैं? रिटेलर्स अपने ऊपर वाले यानी होलसेलर से बाई करेंगे।
रिटेलर्स अपने ऊपर वाले से बाई करेंगे होलसेलर, और रिटेलर किसको सेल करेंगे? अल्टीमेट कंज्यूमर। दिख रहा है आपको? शायद मिट गया होगा, देखो। रिटेलर किसको सेल करेंगे? ये सेल करेंगे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, और कंज्यूमर को ये 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटीज में सेल करते हैं। नया घर बनाया हमने, 3 4 टीवी खरीदना है, लगाना है, तो 3 4 टीवी हमने खरीद लिया, 3 खरीद लिया, 4 खरीद लिया। होटल्स है तो 5 10 टीवी खरीद लेंगे। सिंगल पर्सन 1 टीवी खरीदेगा। तो रिटेलर किससे खरीदते हैं? रिटेलर अपने ऊपर वाले होलसेलर से खरीदते हैं। बेचते किसको? अपने नीचे वाले कंज्यूमर्स को बेचते हैं। समझ में आ गया आपको होलसेल रिटेल? ठीक है, थोड़ा आप ये एनालिसिस पढ़ोगे, ये मैंने आपको एक एनालिसिस बना के दिया है, तो जो भी डिस्कशन अभी हमने किया वो सब यहाँ लिखा है, आप यहाँ से कर लोगे, आपको होलसेल ट्रेड रिटेल ट्रेड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था डोमेस्टिक गुड्स, देश से बाहर नहीं जा रहा। बट एक और ट्रेड होता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, इसमें गुड्स जो है आपके कंट्री के बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा। दैट्स कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इट हैपेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इट हैपेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब दुनिया से गुड्स इंडिया में आ रहा होता है। आप देखो, ये है दुनिया, ये है इंडिया, और गुड्स दुनिया से हमारी तरफ आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से हमारी तरफ आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंपोर्टिंग। दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये है हमारा इंडिया और ये है बाकी दुनिया। इंडिया से गुड्स बाहर जा रहे हैं, इंडिया से गुड्स बाहर जाने को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। और एक और ट्रेड होता है जिसे हम कहते हैं ऑन्ट्रेपोर्ट। ध्यान रखना, ई से स्पेलिंग है बट ओ से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन इज ऑन्ट्रेपोर्ट। बोलने से ओ ओ वाला साउंड आएगा, बट लिखने टाइम ई लिखते हैं। एंट्रेपोर्ट नहीं बोलते, दैट्स नॉट कॉल्ड एंट्रेपोर्ट, इट्स कॉल्ड ऑन्ट्रेपोर्ट ट्रेड। ठीक है, खैर बोलना जो भी है बोलो, एग्जाम में तो लिख के आना है, तो ई से लिखना है, ये याद रखना। ठीक है, ऑन्ट्रेपोर्ट ट्रेड क्या होता है? ऑन्ट्रेपोर्ट ट्रेड होता है किसी देश से खरीदा और फिर किसी देश को बेचा। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, इसे कहते हैं ऑन्ट्रेपोर्ट ट्रेड। किसी देश से खरीदो फिर किसी और देश को बेचो। जैसे कि यहां पे एग्जांपल गिवन है, हमने यूएसए से कुछ इंपोर्ट किया, लेट्स से ऑयल मंगाया हमने, क्रूड ऑयल यूएसए से इंपोर्ट किया। कहां इंपोर्ट किया? अपने देश में इंपोर्ट किया, और फिर थोड़ा सा हिस्सा नेपाल को दे दिया। तो मंगाया हमने, नेपाल ने बोला कि इंडिया सुनो, आप तो हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे लिए भी तेल मंगा लो, क्योंकि हम इतनी छोटी क्वांटिटी कैसे मंगाए? छोटी क्वांटिटी के लिए पूरा वेसल बुक करना पड़ता है, खर्चा लगता है, बहुत महंगा पड़ता है। एक काम करो इंडिया, आप हमारा ऑर्डर भी आप ही ले लो। इंडिया बोलता है हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए भी मंगा लेते हैं यूएसए से, फिर यहां मंगा के फिर तुमको हम बेच देंगे। दैट्स कॉल्ड ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड, बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग इट टू अनदर कंट्री, दैट्स कॉल्ड ऑन्ट्रीपोर्ट। तो इसमें इंपोर्ट पहले करते हैं फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपका ट्रेड का टॉपिक था। अब हम लोग ट्रेड के अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रेड के अलावा होता है एड्स टू ट्रेड। ये वो सारी चीजें होती है जो ट्रेड करने में हेल्प करती है। दीज एक्टिविटीज सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होता है। एड्स का मतलब होता है सपोर्ट, इसको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ऑक्सिलरीज मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। इनके बिना ट्रेड नहीं हो पाएगा। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग, इनके बिना बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं किसके बिना बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना बाइंग सेलिंग नहीं हो सकता। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गुड्स फैक्ट्री में ही पड़ा रह जाएगा, कभी भी आपके घर तक आ ही नहीं पाएगा। बाइंग सेलिंग करोगे कैसे? गुड्स वहीं का वहीं रह जाएगा, जिस प्रोड्यूसर ने बनाया है उसके गोडाउन में ही रह जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। गुड्स को स्टोर करना पड़ता है। अगर गुड्स को स्टोर नहीं कर पाओगे तो गुड्स खराब हो जाएंगे। गुड्स पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो गए तो बाइंग सेलिंग नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स प्रोड्यूस आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। बहुत सारे ऐसे गुड्स है, मेडिसिन ले लो फॉर एग्जांपल, मेडिसिन, तो मेडिसिन बन तो गया बट इमीडिएटली थोड़ी ना मार्केट में आ जाएगा, कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब अगर स्टोरेज की जगह नहीं है तो वो तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो फिर बाइंग सेलिंग कैसे होगी? तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टोरिंग द गुड्स, वेयर हाउसिंग द गुड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सब नहीं रहे तो फिर बाइंग सेलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस आपके रिस्क ऑफ लॉस को कम करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, लॉसेस, ट्रेड एक्टिविटी। देखो क्या होता है, बाइंग सेलिंग करने टाइम, ट्रांसपोर्टेशन करने टाइम, गुड्स को स्टोर करने टाइम बहुत बार गुड्स
डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के टाइम में डैमेज हो सकते हैं, बनाते बनाते मशीन खराब हो गई, गुड्स डैमेज। ट्रांसपोर्ट के टाइम में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, गुड्स डैमेज। स्टोरेज के टाइम में आग लग गई, गुड्स डैमेज। तो गुड्स तो कभी भी डैमेज हो सकता है। इंश्योरेंस वो चीज है जिससे, इंश्योरेंस हम लोग बाद में लास्ट चैप्टर में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, विल स्टडी इट इन द लास्ट चैप्टर। अभी आप इतना समझ लो कि जब भी आपको लॉस होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है, तो फिर आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाते हो। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका गुड्स डैमेज, आपका बिजनेस बंद, क्योंकि लाखों के गुड्स डैमेज हो जाएंगे, तो फिर तो आप नुकसान में इतना चले जाओगे कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन है जो आपके बिजनेस को कंटिन्यू रखता है। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो ही बाइंग सेलिंग होगी, वरना तो बिजनेस बंद, बाइंग सेलिंग बंद। नेक्स्ट आता है बैंकिंग। बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं फंड्स, और इसी फंड से आप मशीन परचेज करते हो, गुड्स या रॉ मटेरियल्स परचेज करते हो, अपना बिजनेस ऑपरेशंस, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पे करते हो। अगर ये सब नहीं कर पाओगे, बैंक्स नहीं होंगे, तो फिर आप बिजनेस शुरू कैसे करोगे? कस्टमर तो आपको बाद में पैसे देगा, गुड्स बन जाने के, बिक जाने के बाद पैसे देगा, बट बिजनेस शुरू करने के लिए तो मुझे मशीन्स चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए तो मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे जगह चाहिए रेंट पे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये सब कस्टमर थोड़ी ना पहले देगा आपको, कस्टमर तो बाद में देगा जब आप गुड्स बेचोगे। शुरू कैसे करोगे? शुरू करोगे बैंक्स के हेल्प से। बैंक्स नहीं होंगे तो आप बिजनेस सेटअप ही नहीं कर पाओगे। बैंक्स लोन नहीं देंगे तो आप बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे, और सेटअप ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे बाइंग सेलिंग होगी आगे जाके? नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से बेसिकली इंफॉर्मेशन पहुंचती है कंज्यूमर तक, ठीक है। इट इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर। इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजिंग का काम आता है, और एडवर्टाइजिंग होती है तो कस्टमर गुड्स के बारे में जानता है, देन बाइंग सेलिंग होती है। तो एडवर्टाइजिंग इज आल्सो एड्स टू ट्रेड। और कम्युनिकेशन बिजनेस में बहुत जरूरी होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कस्टमर ने आपसे पूछा ईमेल पे या चिट्ठी भेज के कि आपके पास हमारे लायक कोई गुड्स है क्या, हमें गुड्स चाहिए। सपोज आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, कस्टमर का मेल आया कि आप हमारे एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे क्या, तो आप फिर उनको रिप्लाई बैक करेंगे कि हाँ हम आपके एरिया में काम करते हैं, हम आपके एरिया में इंटरनेट सेटअप करके जाएंगे, उसका इतना मंथली चार्ज लगेगा। तो ये सब कस्टमर के साथ बातचीत कम्युनिकेशन से होती है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कस्टमर ऑर्डर कैसे देगा आपको? कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप उसको प्राइस कैसे बताएंगे? कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप दोनों में डील फाइनल कैसे होगी? तो ये सारी चीजें एड्स टू ट्रेड है, हेल्प करते हैं ट्रेड करने में, सपोर्ट करते हैं ट्रेड को। ये सारी छह की छह चीजें नहीं होंगी तो आप बाइंग सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो बाइंग सेलिंग ट्रेड इज द मेन कमर्शियल एक्टिविटी, and these six things are auxiliaries supporting commercial activities. ठीक है। अब टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि पहले हमने क्या क्या बातें की है। तो हमने बातें की थी बिजनेस की, और बिजनेस में हमने बात किया था कि बिजनेस में दो एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्री, पहला होता है इंडस्ट्री, और दूसरा होता है कॉमर्स। और कॉमर्स में भी दो होते हैं, ट्रेड, और एक होता है एड्स टू ट्रेड। उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि उसका टॉपिक यहाँ पे नहीं है, बट एक और होता है एड्स टू ट्रेड। तो अब यहाँ पे टॉपिक हमारा नेक्स्ट आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो ये रहा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स बनाता है, इनका काम है गुड्स को बनाना। कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स उसी गुड्स को कस्टमर तक लेकर के जाता है। कॉमर्स फैक्ट्री से कस्टमर के लोकेशन तक गुड्स को लेकर के जाता है। और कॉमर्स कब होगा? कॉमर्स करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब बाइंग सेलिंग, ट्रेड होगा। ट्रेड होगा तो कॉमर्स होगा, कॉमर्स होगा तो इंडस्ट्री का कोई यूज है, अदरवाइज इंडस्ट्री में गुड्स बन बन के बैठे रहेंगे। तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इंडस्ट्री नहीं होगा तो कॉमर्स नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स नहीं हो सकता, इंडस्ट्री का कोई यूज नहीं है। सो ऑल थ्री हैव टू एग्जिस्ट। इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो तीनों घर पे बैठेंगे। समझ गए?
तो तीनों इंटरलिंक्ड है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है और यही नोट्स आप अपने बुक में पाएंगे। मैंने कुछ अपने से नहीं बनाया है, सब आपके बुक से लेके बनाया है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, जब आप मेरा वीडियो देख लेंगे, जब आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार अपने बुक से रीड कर लोगे, आपको अपने बुक में कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आपको लगेगा हाँ यही सब तो बात हुआ था वीडियो में। ठीक है, अगर आपको हेल्प हो रहा है ना मेरे से, तो प्लीज मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, कमेंट में कुछ अच्छी बातें कर देना। अगर आपको कुछ सजेशन देना तो सजेशन दे सकते हो। ठीक है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्रीली में नोट्स दे रहा हूँ अपने ऐप पे। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप्स में भी इसको शेयर करना। एग्जाम से पहले आपको बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा। बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, सिलेबस में इतना ही है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए आपको मेरे वीडियोस का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है आइए लास्ट 2 टॉपिक्स करते हैं, अब आते हैं बिजनेस एथिक्स पे। ठीक है, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज related to your character. Ethics is related to your behavior. आप कितने मॉरल है, आप कितने ऑनेस्ट है, उसे कहते हैं एथिक्स। अगर आप मॉरलिटी पे बिलीव नहीं करते, अगर आप ऑनेस्टी पे बिलीव नहीं करते, तो आप हो जाते हैं अनएथिकल। तो एथिकल मतलब ऑल ऑनेस्ट चीज। जैसे बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिस किसको बोलेंगे? जब आप टैक्स टाइम पे कर रहे हैं, जब आप वर्कर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं एथिकल बिहेवियर। गुड बिहेवियर इज कॉल्ड एथिकल बिहेवियर। बट अगर आप डिसेप्टिव या फॉल्स गुड, गलत तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं, मिलावट करके प्रोडक्ट बेचते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इतना क्लेम करते हैं जितना आपका है भी नहीं, तो इसे हम कहते हैं अनएथिकल बिहेवियर। गलत बातें अनएथिकल, अच्छी बातें एथिकल। ठीक है, अच्छी बातें करोगे तो रेप्यूटेशन बनेगा मार्केट में, कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छी पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट, बिकॉज आपका ऑफिस स्टाफ आपसे खुश रहेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये जरूरी है। तो गुड बिहेवियर, इन सिंपल वर्ड, गुड बिहेवियर इज कॉल्ड एथिक्स। कहां कहां एथिक्स की जरूरत है? एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स कहां कहां गुड बिहेवियर की जरूरत है। आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीईओ, जो एमडी, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, दे हैव टू बी एथिकल। वो एथिकल रहेंगे तो बिजनेस अपने आप ऑनेस्टली चलेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक गाइडेंस बुक होती है, बहुत सारे बड़े कंपनीज में दिया जाता है, सारे स्टाफ को दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो ये बुक अगर आप फॉलो करेंगे, बड़े कंपनीज में दी जाती है कोड ऑफ कंडक्ट। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होता है उस ऑफिस में, उस दिन आपको एक किताब पकड़ाई जाती है। जैसे आपके स्कूल में स्कूल डायरी होती है ना, उस स्कूल डायरी में भी हो सकता है कुछ रूल्स होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आप कर सकते हो। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स के लिए क्या जरूरी है? आपका टॉप मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो, ये जरूरी है। ये किताब जरूरी है जिसमें आप इसको फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। और कुछ कंप्लायंसेस लॉ होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लॉ होंगे, वो अगर फॉलो किया जाए तो बिजनेस एथिकली चलेगा। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट के टाइम में, रिक्रूटमेंट यानी कि जॉब हायरिंग के टाइम में, हायरिंग के टाइम में रूल्स फॉलो करना, ट्रेनिंग के टाइम में रूल्स फॉलो करना। ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स की चेकिंग, तब ऑनेस्टी ऑनेस्टी रहेगी आपकी। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉ है, इसको फॉलो किया जाए तो बिजनेस एथिकली चलेगा। तो बिजनेस कब कब एथिकली चलता है? बिजनेस नंबर 1 तब एथिकली चलेगा जब आपका टॉप लेवल के लोग एथिकल रहेंगे। बिजनेस नंबर 2 तब एथिकली चलेगा जब आपको डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी और आप उसको फॉलो करोगे। बिजनेस तब एथिकली चलेगा नंबर 3 जब आप लॉ फॉलो करेंगे, बिजनेस में अपना सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस नहीं लाओगे, डिसऑनेस्टी नहीं लाओगे। ये 3 चीज फॉलो करोगे, बिजनेस एथिकली चलेगा। समझ गए? लास्ट पेज पे आ जाते हैं। दिस इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब यहां पे है बिजनेस या कंपनी। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, जिसे हम पीपल कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप सब समझते हो, जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। ठीक है, सो बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। बिजनेस का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोसाइटी को गिव बैक भी करना है। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ समाज से पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे, हम समाज को फिर कुछ अच्छा देने के लिए भी, उनके तरफ हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए भी बैठे। इंडिया में तो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ बना दिया गया है
कि जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज मतलब जो 500 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है, मतलब जिनका एसेट्स है 500 करोड़ से भी ऊपर का एसेट लेकर बैठे हैं, जो साल का 1000 करोड़ का सेल कर रहे हैं, या जिनकी प्रॉफिट एक साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा हो रही है प्रॉफिट, ठीक है, जिनकी प्रॉफिट हो रही है, तो जो ऐसी कंपनीज है जो 5 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है, 1000 करोड़ की गुड्स बेच रही है, 500 करोड़ की एसेट्स लेकर बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को कंपल्सरीली कुछ सोशल एक्टिविटीज करना पड़ेगा। कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दो, कोई हॉस्पिटल खोल दो, कहीं पानी की प्रॉब्लम है तो वहां कुछ नल लगा दो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना ही है, और करके फिर गवर्नमेंट को बताना है कि आपने क्या किया। अच्छा, तो कुछ भी करने से हो जाएगा क्या? नहीं, रूल है इंडिया में, रूल है इंडिया में, लॉ है। लॉ बोलता है कि ये लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। कितना करना है? तो देखो, लॉ बोलता है इंडिया के लिए कि कम से कम 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट कमाया, आपका प्रॉफिट 500 करोड़ से 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है मतलब 10 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है, 6 करोड़ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जितना भी प्रॉफिट कमाया ना उसका 2% आपको स्पेंड करना है। 6 करोड़ का 2% कितना होगा? 6 करोड़ इंटू 2%, यानी 12 लाख रुपए, कम से कम 6 करोड़ की अगर प्रॉफिट कमाए हो तो 6 करोड़ का 2% यानी 12%, सॉरी 12 लाख रुपीस आपको स्पेंड करना है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। और फिर गवर्नमेंट को अगले रिपोर्ट में आप बताओगे कि आपने कहां वो 12 लाख रुपए स्पेंड किए। आप हो सकता है गरीब बच्चों को खाना खिलाए हो पूरे साल, आप हो सकता है हॉस्पिटल में दान दिए हो, आप हो सकता है कहीं नल लगवा दिए हैं, आप हो सकता है कहीं फ्री में दवाई बंटवाए हैं, कोई बीमारी में आपने दवा बंटवा दिया, ठीक है, गरीब लोगों में चादर कंबल कुछ भी आपने बंटवा दिया, ये सब। तो दीज थिंग्स यू हैव टू डू कंपल्सरीली अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको सिर्फ इंडिया का याद रखना है, ठीक है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू इट। इंडोनेशिया, मॉरिशस, ये लोग तो बाद में आए, और इनका हमें याद रखे भी कोई फायदा नहीं है, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में जानना है, ठीक है। अच्छा, देन आता है सिग्निफिकेंस, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या आप कर सकते हो? देखो, आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम कर सकते हैं। एक तो हो गया वो पैसों वाला कंट्रीब्यूशन, पैसों की बात तो अलग। आप अलग से क्या कर सकते हैं समाज के लिए? आप अलग से क्या कर सकते हैं? मान लो आप उस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे, मान लो आप 5 करोड़ नहीं कमा रहे साल का, मान लो 500 करोड़ की आपकी एसेट्स नहीं है, मान लो 1000 करोड़ का आपने गुड्स नहीं बेचा, आप छोटे बिजनेस हो, तो आप क्या कर सकते हो? वो तो बड़े बिजनेसेस के लिए था, उनके लिए तो रूल बना दिया, उनको तो करना ही है। बट अगर आप छोटा बिजनेस चला रहे तो आप और क्या कर सकते हैं? आप एनवायरमेंट के लिए काम कर सकते हो, आप इकोलॉजिकल इंपैक्ट को कम कर सकते हो। अगर आप वुड कटिंग करते हैं, अगर आप ट्री को कट करते हैं, आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जब आपने कट करके वुड यूज कर लिया, उस जगह पे आप नया ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, तो इकोलॉजिकल डैमेज को कम कर सकते हो। आप एनर्जी सेव कर सकते हो, जिस टाइम आपका काम नहीं आ रहा उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी बंद करके रखो, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो एनवायरमेंट के लिए काम करना, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑनेस्ट बिहेवियर रखो, ऑनेस्टी रखो किन के तरफ? जो आपके टॉप लीडरशिप है, जो आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपको पैसे दिए, जो आपके एम्प्लॉय है जो दिन रात आपके लिए काम करता है, जो सप्लायर्स है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर्स है जिनसे आप पैसा कमाते हो, इन सब के तरफ ऑनेस्टी वाला बिहेवियर रखो, किसी को भी चीट ना करना। इतना तो कर ही सकते हो, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो छोटा बिजनेस इतना तो कर सकता है। अच्छा, फिर आता है फिलैंथ्रोपिक ट्रोपिक बिहेवियर, इसमें दान दक्षिणा वाली बात आती है, ठीक है। डोनेशन तो कर ही सकते हो, चलो ठीक है, करोड़ों में आपका बिजनेस नहीं है, हजारों का तो डोनेशन कर सकते हो, 10,000 रुपए तो कर ही सकते हो, ठीक है। सो डोनेटिंग फॉर चैरिटी, डोनेटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट कर देना, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको क्रिकेट का सेट ही दे दो, उनके लिए ग्राउंड थोड़ा सा छोटा साफ करवा के बनवा दो कुछ, ठीक है। एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज के लिए आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आप प्रॉफिट ऐसा कमाओ जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट हो। देखो, प्रॉफिट तो सबको चाहिए, घर सबको चलाना है, लेकिन लूटना एक अलग चीज होता है। आपको सोसाइटी को लूटना नहीं है, प्रॉफिट जेन्युइनली कमाना है, ठीक है। जैसे कोई चीज आपने बेचा, उसमें 10%, 20%, 30% तक प्रॉफिट कमाना, अब उसको 5 गुना प्राइस पे बेच रहे हो, 10 गुना प्राइस पे बेच रहे हो, दैट इज नॉट इकोनॉमिकली गुड फॉर द सोसाइटी। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कीजिए, आप रिसोर्स यूज कर रहे हो,
तो जुडिशियसली यूज करो, ज्यादा मत यूज करो क्योंकि रिसोर्स पूरे देश का है, आप खत्म कर देते हो फिर उसको। तो इस तरीके इतना बिहेवियर तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दीज वर आवर एलिमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ सीएसआर। तो कुछ तो आपको लीगली करना पड़ेगा, ये जो है, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ये तो लीगली आपको करना है, लीगल है, कंपलसरी है, लॉ में लिखा है। कौन सा लॉ में? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, सेक्शन 135, आगे जाके पढ़ोगे, जो लोग सीए करेंगे आगे जाके पढ़ोगे, सेक्शन 135 में लिखा है, करना ही है। बट जो छोटे कंपनीज है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होते, वो लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप मैंने आपको चैप्टर समझाने में थोड़ी बहुत हेल्प की है, ठीक है। एक बार इस नोट से पढ़ना, एक बार अपने बुक से पढ़ लेना, बार बार इस वीडियोस को देखो, तीनों पार्ट को देखो, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको, ठीक है। विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में।